है। मैं इसके लिए इनको धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। कम से कम ग्रामीण के लोगों को ऊपर उठाने की इन्होंने कोशिश की है। हम लोगों ने अवध रामदूत इंडोर स्टेडियम कबड्डी का बनाया था। उसका उद्घाटन करने माननीय नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडे जी आए थे और इसका विधिवत उद्घाटन उन्होंने किया। जेडी और अवध रामदूत के बीच में मैच से खेला, उसका लुत्फ उठाया माननीय ने। और अब ये एकेडमी लगातार खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए खुली रहेगी। कबड्डी को लेकर के प्रोत्साहित आप कर रहे हैं, क्या कुछ मंशा है आपकी? अवध रामदूत के नाम से एक हमारी यूपीकेएल में टीम है और हम लोगों के पास बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड 3 प्रदेशों की लीग कराने का एग्रीमेंट साइन हो गया है, जो संभवतः जनवरी या फरवरी में हो जाएगा। तो कबड्डी के खिलाड़ी जो जमीन से जुड़े होते हैं, जमीन का व्यक्ति किस तरीके से अपने आप को फर्श से अर्श तक ले जा सकता है, इस बीमारियों के दौर में किस तरीके से लोग स्वस्थ रह सकते हैं, कबड्डी के माध्यम से वो सभी माध्यम हमारा पुराना खेल है, गांव से जुड़ा खेल है, इसको बढ़ाने के लिए हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। अभी अखिलेश यादव जी ने कहा कि हम अगर 10,000 से सरकार बनती है तो हम प्रति साल 40,000 रुपए देने का ऐलान उन्होंने आज तक कर दिया। क्या तो देंगे, संभव है? देंगे। बेरोजगारी भत्ता देकर अखिलेश यादव जी ने तय किया था कि सब चीजें जो घोषणाएं की जाती हैं वो की जा सकती है। लैपटॉप उन्होंने वितरित किया, स्मार्टफोन की स्थिति आप देख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, वो करने वाले सरकार में, बोलने वाले लोग नहीं। उन्होंने जब जितने भी वादे किए थे सभी पूरे किए। अगर वो 40,000 कह रहे हैं तो निश्चित तौर पर 40,000 मिलेगा। लेकिन आपके स्थानीय विधायक ने तो पहले ही बता दिया कि इस बार हम 420 पार करने जा रहे हैं। हमने उसके बाद एक बार आपके मीडिया साथियों से कहा था कि उनके मन में और भारतीय जनता पार्टी की पूरी मनोदशा में 420 ही चलता रहता है। तो 403 सीटों के लिए उन्होंने 420 कहा, क्योंकि वो षड्यंत्री की एक व्यवस्था होती है 420 की, जो आम जनमानस भी समझता है कि 420 का आशय क्या है। तो उस आशय के साथ वो बोल गए। अखिलेश यादव जी पीडीए को कभी अल्पसंख्यक, अगड़ा, पिछड़ा बताते हैं, कभी पीड़ित बताते हैं, अपमानित बताते हैं। उन्होंने आज तक पर कहा कि प्रेम, दया और अपनापन पीडीए का नया अर्थ निकाला है उन्होंने। राष्ट्रीय अध्यक्ष देखिए, अंग्रेजी में एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, तो इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जहाँ जैसे समझ मिलता है कि किस अर्थ को बोलना चाहिए उस अर्थ को बोल देते हैं। लेकिन पीडीए का मतलब सिर्फ यही है कि जो सरकार द्वारा पीड़ित हैं, दंडित हैं, अत्याचारित हैं, वो सभी लोग समाजवादी पार्टी के साथ अपनी आवाज बुलंद करते हैं। और सत्ता के खिलाफ आवाज उठाने वाले सभी लोग, वो किसी भी जाति, धर्म, मजहब के हों, वो सब पीडीए के साथी हैं। एसआईआर और वंदे मातरम पर बहस से इन लोगों को दिक्कत क्या है? वंदे मातरम से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए वंदे मातरम पे। और एसआईआर जो है जिस तरीके से किया जा रहा है, पुनर्निरीक्षण पहले भी निर्वाचन आयोग कराता था, लेकिन जिस तरीके से जो दबा हुआ वोट है, जो दलित है, वंचित है, पीड़ित है, इन लोगों को किस तरीके से वोटर लिस्ट से बाहर किया जाए, वोटर लिस्ट से बाहर करने के बाद इन्हें अपने देश में ही शरणार्थी के रूप में रहने की योजना के तहत काम हो रहा। तो उनकी मंशा को समझते हुए हम लोग एसआईआर का विरोध कर रहे थे। अब एसआईआर का सहयोग इस तरीके से कर रहे हैं कि किसी तरीके से वो पीड़ित, वंचित, शोषित, दलित, अत्याचारित लोग छूटने न पाए, वोटर लिस्ट में बच जाए। क्योंकि जब वोटर लिस्ट में बच जाता है तो सत्ता, राजनीतिक लोग सत्ता में होते हैं, वोटों का महत्व होता है, तो उन पर कहीं ना कहीं प्रभाव बना रहता है, दबाव बना रहता है कि ये वोटर कभी हमारे पक्ष में भी आ सकते हैं। फिलहाल उनके पक्ष में है नहीं। आप क्या चाहते हैं कि इस देश में रोहिंग्या और बांग्लादेशी होते रहे? रोहिंग्या और बांग्लादेशी 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। केंद्र की सभी सीमाएं भारतीय जनता पार्टी यानी केंद्र की सरकार के है। 2014 से सरकार बनने के बाद 2025 के लास्ट मंथ में आप बैठे हुए हैं, अभी तक रोहिंग्या, बांग्लादेशी इनको नहीं मिले। एसआईआर के माध्यम से आप छांटोगे। यहाँ पर एक पटाखा बनाने वाले, अगर हमारे जो वो खुफिया एजेंसियां हैं, पटाखा बनाने वाले की जानकारी रख सकते हैं। अगर सीमा पार करके कोई आके देश में रह रहा है किसी भी व्यवस्था को, तो ये आपकी व्यवस्था को ललकार रहा है। रोहिंग्या, बांग्लादेशी को हटाने की व्यवस्था नहीं है, ये आपको कह रहे हैं पीड़ित, अत्याचारित और जो शोषित लोग हैं इनको हटाने की योजना है। ये बिल उनका सिर्फ ढिढोरा पीटते हैं, ढूंढते कुछ नहीं है। अखिलेश यादव जी ईवीएम पर लगातार बात करते थे कि ईवीएम पर ना हमें कल विश्वास था ना आज, लेकिन अब कंगना रनावत जी ने कह दिया कि मोदी जी ईवीएम को नहीं, दिलों को हैक करते हैं। ये तो समय बताता है कि इस तरीके से दिलों को हैक करते हैं, किस तरीके से ईवीएम को हैक करते हैं। समय है, कालखंड है, उनका चल रहा है। कुछ ऐसा नहीं है। ईवीएम के सहारे किस तरीके से चुनाव जीते जाते हैं, प्रशासन के सहारे किस तरीके से चुनाव जीते जाते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी ने सिखाया है। लेकिन समाजवादी पार्टी उससे डर नहीं रही है, मजबूती के साथ खड़ी है। अगर बैलेट से वोट हो तो हम कुछ अंतर बढ़ा ले जाएं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि अगर भारत में रहना है तो हर आदमी को वंदे मातरम कहना पड़ेगा।
ये तो लगातार कह रहे हैं, इनको भारत में रहने वाला वंदे मातरम से कोई परहेज नहीं है, लेकिन कुछ विशेष कम्युनिटी को दिक्कत है, किसी को दिक्कत नहीं है, ना कोई इसका विरोध कर रहा था। देश की आजादी में वंदे मातरम बोलने वाले तमाम अशफाकुल्ला खां चढ़ गए, फांसी पे चढ़ गए, ऐसे तमाम लोग थे, तमाम अल्पसंख्यक थे। देश के आजाद होने के बाद तमाम अल्पसंख्यक थे जो शहीद हुए। मिसाइल मैन जिसने मिसाइल ने हमको मिसाइल मैन के नाम से जाना, तो अल्पसंख्यक थे। तो देश से अल्पसंख्यक को दिक्कत नहीं है, अल्पसंख्यक को दिक्कत है तो भारतीय जनता पार्टी से है, और वो होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से बांटने की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये कहीं से सही नहीं है। लास्ट में कबड्डी खेल रही युवाओं को क्या प्रेरणा स्रोत देना चाहिए? लास्ट में कबड्डी खेल से युवाओं को जुड़ना चाहिए, इससे आपका स्वास्थ्य भी सही रहेगा, इससे आपका भविष्य भी सही रहेगा, और इससे आपसे मानसिक जो विकृतियां हैं वो दूर रहेंगी। लगातार आप कबड्डी के बारे में सोचेंगे तो नशा से भी आप दूर रहेंगे, और तमाम सामाजिक विकृतियां हैं जिससे आप दूर रहेंगे। अगर 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो कबड्डी को लेकर आप अखिलेश जी से क्या कुछ चर्चा करेंगे? हम कबड्डी के लेकर अखिलेश जी से चर्चा करेंगे कि हर जिले में कम से कम एक इंडोर स्टेडियम उच्च कोटि का, और कम से कम 5 कोचों की नियुक्ति की जाए, जिससे हर जिले से कबड्डी यूपी के एक परचम लहराए पूरे विश्व में, कि यूपी के खिलाड़ी अगर कहीं पहुंचे तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से पहुंचे, और कबड्डी पर अखिलेश जी ये काम जरूर करेंगे।